फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। जिसने आप तमाम आवाम के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को डाला और आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे अभी बताया गया कि 12 तारीख के दिन समाजवादी पार्टी के नहीं मालूम इसमें सदर बाप है या बेटे हैं, बहरहाल जो भी है, अखिलेश यादव 12 तारीख को संभल को आ रहे हैं। तो मैं आज की तकरीर अखिलेश यादव से उन सवालात की बौछार करूंगा और उम्मीद करता हूं कि उनमें इतनी हिम्मत होगी मेरे सवालात का जवाब देने के लिए जो 12 तारीख को करना है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अखिलेश यादव साहब, आपके ज़रख़रीद गुलाम आपके नाम पर जिंदा रहने वाले और हम अल्लाह के नाम पर जिंदा रहने वाले, ये इल्जाम आपकी तरफ से लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि जब वो 12 तारीख को आएंगे, जरा मुझे ये तो बता दीजिए सेकुलरिज्म का माने क्या है। ऐसा रुक जाइए, बैठो पहलवान बैठो। सेकुलरिज्म के माने क्या है? सेकुलरिज्म के माने ये है कि अगर कोई गरीब और मजलूम आवाम के हक के लिए लड़ता है, जो उनके मसाइल की तर्जुमानी करता है, जो एक मजलूम आवाम के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को अच्छा करने की बात करता है, तो समाजवादी और कांग्रेस फौरन उस पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगा देती है। हम पूछना चाहते हैं अखिलेश यादव से कि क्या आपका सेकुलरिज्म यही था कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था तो आपकी पार्टी से कामयाब सिर्फ आपके ही यादव परिवार के लोग क्यों हुए? क्या ये सेकुलरिज्म आपका है अखिलेश यादव कि जिस बाप को आज आप नहीं मानते वो कामयाब हो गए? आपके पिताजी की बहू कामयाब हो गई, आपके पिताजी का परपोता कामयाब हो गया, आपके पिताजी के भाई का बेटा कामयाब हो गया, 5 यादव परिवार से कामयाब हो गए और आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं। बताओ अखिलेश यादव, जब आपके 5 यादव परिवार के लोग कामयाब हो गए तो शफीकुर रहमान बर्क क्यों कामयाब नहीं हुए? आज संभल की आवाम के सामने मैं कहना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से कि तुम फिरका परस्त हो, तुमको अजीज था मुलायम सिंह, तुम्हारी खुशी थी मुलायम सिंह की कामयाबी में, इसलिए तुमने मुलायम सिंह को कामयाब किया। तुम्हारी दिलों की तड़प थी कि अक्षय यादव कामयाब हो जाए तो तुमने अक्षय यादव को कामयाब किया। तुम्हारी इज्जत का मसला था इसलिए तुमने अपने भाभी को कामयाब किया। तुम्हारी पहचान का मसला था तो तुमने हर जगह से यादव परिवार को कामयाब किया। अगर तुम्हारी नजरों में बरसात की इज्जत होती,
अगर तुम बरसात को संभल की आवाम की पहचान समझते और तुम सेकुलरिज्म के सही माने मानते तो तुम बरसात को रुकने पार्लियामान बनाकर अखिलेश यादव तुम अपने पिताजी के बाजू उनको बिठा सकते थे, मगर तुमने बरसात को हराया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने शकीबुर रहमान बर्फ को शिकस्त दी। बताओ अखिलेश यादव, सेकुलर मैं हूं या सेकुलर आप हैं? फिरका परस्ती का खेल आप खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूं। मौका परस्ती का खेल आप खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूं। बेइज्जत करने का खेल आप खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूं। एक कौम के जज्बात को दबा देना वो खेल आप खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूं। बताइए अखिलेश यादव, जब 12 तारीख को आप यहां पर आएंगे और याद रखिएगा तुम्हारी बात के जवाब नहीं देगा। याद रखो, सुन लो दुनिया के लिए सुन लो समाजवादी पार्टी वालों, सुन लो जो हम पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं, सुन लो जो अपने आप को सेकुलरिज्म का ठेकेदार समझते हैं। हमें 65 साल तुम्हारी बातों को सुना और हम खामोश करते रहे। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी जिंदगी में बेबाकी का मजारा करते आए, अब हम तुम्हारी हर बात का जवाब देंगे। तुम अगर पत्ता फेंकोगे तो हम उसका जवाब बाहर से देंगे। अगर तुम जवान से मुकाबला करना चाहोगे तो हम जवान से भी मुकाबला करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए। अखिलेश यादव साहब, 12 तारीख को आप आएंगे। 12 तारीख को मेरा पहला ये सवाल ये है, 13 तारीख को मैं आऊंगा और फिर उसका भी जवाब दूंगा। दूसरा सवाल ये है कि आप एक घंटा नीचे करो, बरसात झंडा है हमारा, उनको देखो। दूसरा सवाल ये है कि आज हमारे मुल्क में हिंदुस्तान की तहजीब ये है, चाहे वो शुमाली हिंदुस्तान हो, जनूबी हिंदुस्तान हो, मगरबी हिंदुस्तान हो, हमारे मुल्क की बुनियादी तहजीब ये है कि बड़ों की इज्जत की जाती है। किसी भी मजहब का या जात का मानने वाला हो, वो अपने बड़ों की इज्जत करता है। मेरे भाई, आज आप देखो इस जलसेगाह में, इस डाइस पर देखो, एक ज़ईफ बाप बैठा हुआ है और उनके बाजू उनका बेटा बैठा हुआ है और एक ज़ईफ बाप के सामने उनका गयूर पोता खड़ा है। और आज आपने देख लिया कि तहजीब और तमद्दुन और आदाब के मजाहिर ये होते हैं कि बुजुर्ग पहले नहीं बाद में बोलते हैं। अखिलेश यादव साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, जाहिर है तकलीफ बहुत होगी, मेरा मकसद अब तुमको तकलीफ पहुंचाना भी है। ये बता दो कि आपके पिताजी कहाँ हैं? कहाँ है? आप मुझ पर इल्जाम लगाए फिरका परस्ती का। बताओ अखिलेश यादव के आपके वालिद मोहतरम ने नहीं कहा था कि अखिलेश मुस्लिम विरोधी है, टीवी पर दिखाया गया। तो बताओ अखिलेश, जब आप आएंगे 12 तारीख को, ये सवाल का भी जवाब दे देना कि क्या आपके पिताजी ने कहा था कि आप मुस्लिम विरोधी हैं? और जहां तक मेरा मामला है, मैं तो आपको और मोदी में कोई फर्क महसूस नहीं करता। आप दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। आपके पिताजी ने कहा ये मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। अब आप बताओ, संभल की आवाम, जिसके घर में जिसने उसको पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, आज वही शख्स कह रहा है कि मुस्लिम विरोधी है। संभल की आवाम, तुमको मेरी तकरीर सुनने की
जरूरत नहीं है। तुम अखिलेश यादव के वालिद के अल्फाज को याद रखना है जब तुम पोलिंग बूथ को जाओगे वोट डालने के लिए। जब खुद मुलायम सिंह कह रहे हैं कि मेरा बेटा विरोधी है, फैसला आपको करना है, जरूरियत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा चौथा सवाल अखिलेश यादव से ये है कि हर जगह जहां कहीं भी अखिलेश यादव जाते हैं एक जुमला बराबर कहते हैं, मैंने विकास किया। फिर कहते हैं काम बोलता हूं, फिर बोलते हमने लैपटॉप टैपटॉप बांटा है। लैपटॉप टैपटॉप आपने बांटा है तो बदला क्यों उसको आपने? मेरा चौथा सवाल यह है कि लैपटॉप तो सबको देने का वादा था, मगर बीच में पार्लियामेंट इलेक्शन में शिकस्त हुई, उसके बाद उसके नाम को चेंज कर दिया गया और कहा कि हर पढ़ने वाले बच्चे और बच्ची को नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरिटोरियस को मिलेगा। अरे बताओ ये मेरिटोरियस कहां से बीच में आ गया जब आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बात नहीं कही गई थी, आज लैपटॉप की बात भी करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि आप लैपटॉप खोलिए। हमारे और फिर नेताजी की फोटो से कोई नहीं निकाल सकता। अखिलेश यादव, आपने लैपटॉप तो पूरे नहीं बांटे, मगर आपने अपने पिताजी को तो छोड़ दिया। अब आप हमको साथ देने की बात मत करिए। जो बेटा अपने बाप का दिल नहीं जीत सका वो संभल की आवाम का क्या करेगा? मेरा पांचवा सवाल अखिलेश यादव से ये है कि आपने वादा किया था आपके 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका मैनिफेस्टो पुकार कर कह रहा है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश का 18% तहफुजात देंगे। 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी यह वादा किया गया था। आज 5 साल का अरसा हो चुका। वो समाजवादी पार्टी जिसको उत्तर प्रदेश के आवाम ने 200 से ज्यादा सीट पर कामयाब किया, बताइए अखिलेश यादव आपका वादा कहां गया? वो 18% रिजर्वेशन का तहफुजात हमको क्यों नहीं मिले? तो आज अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं कि संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अखिलेश यादव याद रखो, तुम अगर ये समझते हो कि संविधान सिर्फ तुमको या तुम्हारे यादव परिवार के प्रोफेसर को आता है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। संविधान का तालिब इल्म मैं भी हूं, मैंने भी कानून की डिग्री बरतानिया से हासिल की है और हिंदुस्तान का संविधान अखिलेश वो इस बात की इजाजत देता है कि जो लोग तालीमी और समाजी एतबार से पिछड़े हैं उनको तहफुजात मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इंदिरा साहनी ये कहता है कि तहफुजात मिल सकते हैं। आज जिस रियासत से मैं आता हूं तेलंगाना में, वहां पर तहफुजात मिल रहे हैं, आंध्रा में मिल रहे हैं, कर्नाटका में मिल रहे हैं, केरल में मिल रहे हैं। आज आप बताइए फिर क्या संविधान वहां पर अलग है? पूरे मुल्क में संविधान एक है, मगर अखिलेश यादव की नीयत में खोट है, इसीलिए संविधान की बात करता है। संविधान के संशोधन की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर एक कमीशन बना देती और वो मुसलमानों के तालीमी और समाजी पसमानदगी की रिपोर्ट बनाती, जैसा सच्चर कमेटी ने कहा, जैसा रंगनाथ मिश्रा ने कहा, जैसा टंडू कमेटी ने कहा, जैसा एनएसएसओ का डेटा है, आप उन तमाम को लाकर उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे बढ़ सकते थे, मगर नहीं। अखिलेश यादव, आप में और मोदी में कोई फर्क नहीं है। मोदी भी रिजर्वेशन नहीं देना चाहता, आप भी नहीं देना चाहते। मोदी हिंदुत्व पर चल रहा है, आप सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रहे हैं। बताओ, इस सवाल का जवाब दो जब तुम 12 तारीख को आओगे। मेरा छठा सवाल अखिलेश यादव आपसे है। आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कराने के लिए ट्रेनिंग कैंप करवाया जाएगा। बताओ, संभल में, मुरादाबाद में, बिजनौर में, नजीबाबाद में, अरे कहां तुमने कैंप किया मुझे बता दो। कोई
कैंप नहीं किया कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती मिल सके। मैं जानता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, मगर इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं। इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा गया था कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कराने के लिए ट्रेनिंग कैंप करवाए जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जब अखिलेश यादव आएंगे, मेरा ये सवाल का जवाब देना अखिलेश यादव, जब बदायूं में बच्चियों की अस्मत रेजी की गई थी तो हिंदुस्तान के एक मशहूर अखबार लिखता है कि 22 पुलिस स्टेशनों में से 16 पुलिस स्टेशन पर अखिलेश यादव आपके चाचा भतीजे नाना है, आप ही के लोग हैं। 22 में 16 पर आपके परिवार के लोग हैं। हम नजर नहीं आए आपको? आज आप कहते हैं हम फिरका परस्त है। अखिलेश यादव ने वादा किया था मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आज आरटीआई के तहत ये रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि जब आप पोलिंग बूथ को जाएं और उससे पहले यहां से जब उठकर जाएं, समाजवादी का चेहरा आपके सामने वाजे हो जाए। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर पुलिस 10,100, 10,200 है। कितने मुसलमान सब इंस्पेक्टर आपने रखे? 236 है। और फिर अखिलेश यादव बोलते हैं मैं प्रकार परस्त हूं। मुख्यमंत्री आप, इख्तियार आपके पास, ताकत आपके पास, आप सब कर सकते थे, मगर आपने नहीं किया। आरटीआई के तहत ये बताया गया उत्तर प्रदेश में हेड कांस्टेबल पुलिस के 8,224 है। कितने अकलियतों से है? 270 है। आप फैसला करिए कि सेकुलर कौन है, फिरका परस्त कौन है। हेड कांस्टेबल उत्तर प्रदेश में 1,01,245 है। कितने अकलियती हैं? 4,430 है। बताइए आप कब तक वोट डालेंगे इन लोगों को? आपने इनको डाल कर इनको कामयाब किया। धूप में खड़े होकर वोट डाला, सर्दी में खड़े होकर वोट डाला, भूखे रहकर वोट डाला, घर को जला कर वोट डाला, खर्चों में आकर वोट डाला, तबाह बर्बाद हो गए। एक नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल, आखिर क्या हम दुनिया में इसलिए पैदा हुए कि इन लोगों की गुलामी करेंगे? मैं फिर से कह रहा हूं, संभल के रही हूं, मैं फिर से आपसे इंतजार कर रहा हूं कि हम गुलामी करेंगे। हम गुलामी करेंगे तो सब उम्मत के मती की गुलामी करेंगे, इन लोगों की नहीं करेंगे हम इसका। और क्या किया आपने अखिलेश? ये आपका रिकॉर्ड है। फिर अखिलेश यादव बोलते हैं कि मैंने नौकरियां दी। अखिलेश यादव को जवाब देना है आपको। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैंने अपने इख्तियार में 4,60,000 नौजवानों को नौकरियां दी है। जरा हाथ उठाकर मुझे बताओ किसको नौकरी मिली यहां पर, किसको नहीं मिली? हाथ उठाओ, जरा कैमरा फिराओ, टीवी वाला दिखाओ अखिलेश को। अब आपने हाथ को उठा दिया, अब आपने हाथ उठाकर बता दिया नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी नहीं मिली तो फिर आपको 13 तारीख के दिन जब बूथ को जाएंगे तो ये उंगली उठाना, ये उंगली उठाना, ये उंगली किसकी निशानी है? ये उंगली उठाना और जहां बटन दिखेगा वहां बटन दबाना और बता देना इनको कि जिन्होंने हमसे धोखा किया, हम धोखा देने वालों का साथ नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मेरा 7वां सवाल अखिलेश यादव से ये है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। मेरा 7वां सवाल अखिलेश यादव से ये है कि आपने क्यों अक़लियतों की स्कॉलरशिप में मेरे भाई कितने पैसे कम कर दिए? अक़लियतों की स्कॉलरशिप में 400 करोड़ रुपए कम कर दिए। मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो पैसे बजट में पास होते 80 करोड़ रुपया आपने कम कर दिए।
बताओ मैं तुमको आदाद शुमार पेश कर रहा हूं कि हवाई बात नहीं कर रहा हूं। आज समाजवादी जो वादे करती है उसका पूरा भी नहीं कर पाती, मगर आकर कहते हैं कि हमने ऐसा किया, फुला किया। मेरा 8वां सवाल अखिलेश यादव से यह है कि उत्तर प्रदेश में कितने पढ़े लिखों का तनासुब है, खवानगी का तनासुब क्या है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव? तो मालूम होगा उत्तर प्रदेश में खवानगी का तनासुब 67%, उत्तर प्रदेश में लिटरेसी का तनासुब 67% है। और जब संबल में आते हैं तो कितना परसेंटेज है? संबल में सिर्फ 40% है। पूरा उत्तर प्रदेश में 67% और संबल में 40%। अखिलेश यादव मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हारी सरकार ने तालीम के लिए 55,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए, 55,000 करोड़ रुपए, और उत्तर प्रदेश में खवानगी का तनासुब 67% और संबल में सिर्फ 40%। क्यों ये फर्का परस्ती है? क्यों ये तंग नजरी है? जब आप दूसरे इलाकों में स्कूल कायम कर सकते हैं, कॉलेजेस कायम कर सकते हैं, तो क्या संभल के गरीब आवाम के माँ बाप की ख्वाहिश नहीं कि मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े? क्या संभल के गरीब आवाम क्या यह ख्वाब नहीं देखते कि मेरा बेटा लॉयर बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डीएम बने, एसपी बने, डीजीपी बने? मगर मेरे भाई 55,000 करोड़ का बजट है और यहां पर संबल में खवानगी का तनासुब सिर्फ 40% है। कौन पूछेगा जाकर ये ऐवान असेंबली में? बताइए आप। अखिलेश यादव आप जब सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप जब आएंगे 12 तारीख को तो आपको बोलना पड़ेगा। आप सिर्फ संबल से बोलकर नहीं भाग सकते। विकास बोलता है, विकास बोलता है। विकास क्या बोलता है सुनिए अब आप। सही में ये जब 2012 में दोबारा इख्तियार पर आए तो इनके गांव से एयरपोर्ट बनाया गया। 2 लेन की रोड थी, 200 करोड़ रुपए खर्च करके उसको 4 लेन डालकर अपने गांव से एयरपोर्ट बनाया। एयरपोर्ट की रोड डाली इसलिए कि भैया जी को जाना था एयरपोर्ट, भैया जी को रोड की जरूरत थी, मगर संभल की आवाम के ताल्लुक से आपके पास कोई पूछने वाला नहीं। विकास इनका बोलता है। सरसाई में जू कायम अखिलेश यादव ने, जू में 10 बबर शेर थे, 6 मर गए। तो अखिलेश यादव के कलेजे को तकलीफ हुई तो अखिलेश यादव ने लंदन से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टरों से कहा जो लंदन से आए थे, जरा मेरे इन जानवरों को देख लेना। अखिलेश यादव आपकी सरकार में सेहत का बजट कितना है? सेहत का बजट 12,709 करोड़ रुपये है। तुम्हारे सफारी में 6 बबर शेर मर गए तो तुम लंदन से डॉक्टर बुलाते हो। आज संबल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 19 जगहें खाली है। अखिलेश को उसकी फिक्र नहीं है, जानवरों की फिक्र है, संबल के गरीब आवाम की फिक्र नहीं। फैसला आपको करना कि जानवर मर जाते हैं तो लंदन से डॉक्टर आती है और जब संबल के गरीब आवाम अपने बच्चों की तिबी इमदाद के लिए काटते हैं, वो मां जो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखकर पैदा करती है, जब वो अपने बच्चे या बेटी के लिए फिक्रमंद होती है तो दवाखाने में कोई डॉक्टर नजर नहीं आता। ये अखिलेश यादव का विकास है। इसीलिए तो दुश्मनी है मुझसे, क्योंकि मैं हकीकत को बयान करता हूं और जो कुछ बयान कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में अखिलेश, मैं तुमसे हमारे दरमियान में बहस हो जाए, मैं बहस करने को तैयार हूं। इन तमाम पूरा डेटा लेकर आऊंगा तो हवाई फायरिंग नहीं करूंगा। तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। मेरी जबान का मुकाबला मोदी नहीं कर सकता तो तुम क्या करोगे? आप देखिए, जिंदाबाद, ये जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। हम जिंदा जावेद हैं इंशाअल्लाह।
मेरे भाई अखिलेश यादव जब आएंगे 12 तारीख को, मेरा नवा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश का कुल बजट 3,50,000 करोड़ का है। 3,50,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है। वजारत अक़लियती बहबूद का, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का बजट 3.5 लाख करोड़ का 1% भी नहीं है। 3.5 लाख करोड़ का 1% भी नहीं है। यह आपका सेकुलरिज्म है अखिलेश यादव, यह आपका सेकुलरिज्म है। आप हमको इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी से मिले रहे, फिरका परस्त मैं हो। अरे बताओ, तुम मुख्यमंत्री थे, तुम बोल सकते थे कि नहीं, ये 3.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है तो वजारत अक़लियती बहबूद अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट को कम से कम 3% मिलना चाहिए। 1% भी नहीं है मेरे भाई। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बताओ अखिलेश यादव, क्या यह आपका विकास है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौकरियों की बात तो मैंने आपके सामने कर दिया। ये जो पुलिस वाले आज इतनी मेहनत करके आज के जलसे को पुरअमन बनाने के लिए मेहनत कर रहे, मैं इनको भी सलाम करता हूं। मगर मैं इनकी तरफ से, अखिलेश यादव, मैं इनकी तरफ से तुमसे सवाल कर रहा हूं। चाहे पुलिस वाले नाराज हो जाए, मगर मेरी बात सुनने के बाद मुस्कुराएंगे तो नहीं, मगर दिल में तो बोलेंगे हाँ, ये भड़काऊ भाषण तो देता है मगर सही बात करके गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस की सैंक्शन जायदादें 3,65,000 है। 3,65,000 पुलिस की जायदादें हैं। 20 करोड़ की आबादी वाला रियासत उत्तर प्रदेश, 3,65,000 की जायदादें। कितने पुलिस वाले काम कर रहे हैं? 1,65,000। आप अंदाजा लगाइए, 1.5 लाख, 2.25 लाख के करीब जायदादें खुली है। अखिलेश यादव, अगर आप उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों में रोजगार देना चाहते तो आप 5 साल में पुलिस का काम करवाते। हर के लिए, मुसलमान के लिए, दलित के लिए, ब्राह्मण के लिए, ठाकुर के लिए, जाटव के लिए, सबके लिए कराते, क्योंकि बेरोजगारी सब में है। मगर आपने क्या किया? नहीं, सब एक तरफ खाली यादव परिवार, यादव परिवार, यादव परिवार। भारत का बड़ा है, पड़ता ही नहीं। और आप आकर बोलते हैं विकास बोलता है। काहे का विकास बोलता भाई? आपको तो ये चाहिए था इन पुलिस वालों की तनख्वाह डबल कर देते, क्योंकि ये 2 लोगों का काम कर रहे हैं। और पुलिस का बजट कितना है मालूम आपको? 14,580 करोड़ रुपये। 14,580 करोड़ रुपये। अखिलेश यादव, आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि उत्तर प्रदेश में फसाद नहीं होगा, मुजफ्फरनगर का फसाद हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार लिखता है कि 3 साल में 10,000 से ज्यादा छोटे बड़े लॉ एंड ऑर्डर के वाकयात हुए। आपकी रियासत का क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जब थे तो कितनी औरतों की अस्मत रेजी हुई? 300% इजाफा हुआ उत्तर प्रदेश में औरतों की अस्मत रेजी का। 300%। और ये बैठ के बोलते हैं विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ, काम बोलता है। अखिलेश यादव, आप जब कहते हैं काम बोलता है तो हम झेलते हैं, कुछ काम नहीं हुआ। कितने किडनैपिंग में इजाफा हुआ उत्तर प्रदेश में? 30% किडनैपिंग में इजाफा हुआ। अब आप बताइए किस नाम पर वोट हासिल करना चाहते हैं? क्या कहेंगे? मैंने लखनऊ से आगरा रोड बना दी, 302 किलोमीटर बना दी। आप चल के देखिए, चलिए अखिलेश यादव, आप भी एक गाड़ी में, मैं भी एक गाड़ी में, हम लखनऊ से निकलते आगरा जाते हैं। जो बचकर पहुंचेगा आगरा को, मैं 2 रकात
शुक्राने की नमाज पढ़ लूंगा, रोटी नहीं है वहां पर, रोटी नहीं है। जो ऑफिसर रोड बनाया उस पर गया, उसको टक्कर हो गई, बेचारे को हेलीकॉप्टर से उस रोड से लेकर जाना पड़ा। आप बोलते मैंने रोड बना दी, तो फिर संबल की रोड का आपको ख्याल नहीं आया? आप कहते हैं कि मैंने लखनऊ में मेट्रो बना दी, चलिए मेट्रो में बैठते हैं, कहां जाएगी मेट्रो देखते हैं। मेट्रो गई नहीं, खाली एक ट्रायल रन हुआ आधा किलोमीटर का, तो आवाम को बोल दिया मेट्रो चालू हो गई। चलिए आप बैठ के जाइए, मैं देखता हूं अगर आप बचते हैं क्या। मेट्रो है नहीं वहां पर। मेरे भाई मेरा अखिलेश यादव से ये सवाल है कि संभल में 22 स्लम है, नोटिफाइड स्लम है संभल में। अखिलेश यादव साहब, आपने इन स्लमों में सीवरेज नेटवर्क क्यों नहीं किया, ड्रेनेज की लाइन क्यों नहीं डलाई, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, आंगनबाड़ी का सेंटर नहीं है, और 3 स्लम है संभल में जहां पर किसी हद तक पानी की लाइन है। मैं इसका इकरार कर रहा हूं। आप बता दीजिए 12 तारीख को आपने संभल के 22 स्लमों में क्या किया था? आपके पास इख्तियार है, आपने क्या किया? संभल में आलू की पैदावार होती है, अखिलेश यादव आपने आलू के लिए क्या किया? तो अखिलेश यादव बोलेंगे आलू की फिक्र नहीं, मुझे लालू की फिक्र है, क्योंकि लालू मेरे समझी है। वाह, हम आलू पैदा करके, हमारा भाई जमीन में बैठता है, धूप में घंटों लगा देता है और आलू निकलता है। आलू की पैदावार तो होती है, मगर आलू को ले जाने का इंतजाम नहीं है। तो अखिलेश और मुलायम सिंह बोलते हैं संभल के आलू को बाजू रखो, हमको लालू प्यारा है। मेरे भाई ये आपके सामने है। अखिलेश यादव, मेरा 10वां सवाल आपसे यह है कि क्या मरकजी सरकार ने 2012 से अब तक संभल को 108 करोड़ रुपए नहीं दिए? जब से आपकी सरकार बनी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संभल के लिए 108 करोड़ रुपए दिए कि दवाखाने बनाओ। कहां गया पैसा? ये तो मालूम हुआ मंत्री जी को बड़ी नजर थी उसके ऊपर। 108 करोड़ रुपये कहां गए? मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा अखिलेश यादव को। मेरे भाई, अभी तो ये सवालात है 12 तारीख के लिए है, 13 को आऊंगा, तो अगर वो हिम्मत करके मेरे सवाल का जवाब देंगे तो उसका जवाब दूंगा। मगर मुझे पूरा मालूम है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ यही बोलेंगे कि याद रखिए, सेकुलरिज्म को मजबूत करिए। हमने और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है, और हम और कांग्रेस मिले हैं। किसके लिए मिले हैं? सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए। अखिलेश यादव साहब, अब आपकी ये पुरानी कहानी चलने वाली नहीं है। आप ये कहानी बोलते रहे, आपके पिताजी बोलते रहे, अब नौजवान अक्लमंद और होशमंदी से काम लेने वाला है। ये फिर आकर आपसे कहेंगे कि देखिए हमको एक होना है। अरे हम कब बीजेपी को वोट दिए? हमने कब बीजेपी को वोट दिया? हमने तो बरसात को कामयाब करने के लिए वोट किया। हमने बरसात को मोदी के खिलाफ कामयाब करने के लिए वोट किया। मगर आपकी पार्टी, जिसके आप मुख्यमंत्री हैं, आपका मरकजी वजीर अपने वोट बीजेपी को डलाता है और बरसात की शिकस्त में कहर अदा करता है। बताओ अखिलेश यादव, क्या ये तुम्हारी पार्टी का किरदार नहीं है कि तुम अपने ही पार्टी के उम्मीदवार को तुम्हारे ही सरखरीद गुलामों से शिकस्त देते? और मेरे संभल के गयूर नौजवानों, मेरे संभल के बुजुर्गों, मेरे संभल के इज्जतदार मशाइख-ए-निज़ाम, मेरे संभल के गयूर उलमा-ए-किराम, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, असदुद्दीन ओवैसी जो कहने जा रहा है, मुझे माफ कर देना अगर मेरी ये बात कड़वी है। याद रखो, शफीकुर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह उम्र के हिस्से में पहुंच चुके हैं।
कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि परवरदिगार हमारे इस गुरूर की निशानी को, हमारी इस ताकत को तू और जिंदा रख, सेहत के साथ जिंदा रख। मगर हमारा मिजाज ये है, हमारा मिजाज ये है कि जब हमारा चाहने वाला, जब हम पर मरने वाला, जब हम पर कुर्बान होने वाला अल्लाह के पास चला जाता है तो हम उसके बाद हम लोग रोते हैं, जलसे करते हैं, दुआएं देते हैं और कहते हैं कि काश ऐसा करना। मैं संबल की आवाम में के सामने समझती ऐसी आज तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं कि शफीकुर रहमान वक्त अगर तुम कुछ देना चाहते हो, खराज अकीदत देना चाहते हो, अगर तुम उनको कुछ देना चाहते हो तो उनकी जिंदगी में दे दो। इस बच्चे के सर पर हाथ रख दो, इसको कामयाब करना चाहते हो तो कामयाब कर दो। हमारा मिजाज ये है, हमारा मिजाज ये है कि दुनिया से जाने के बाद हम रोते हैं, अरे आज ये सर जिंदा है तो तुम आज उसको कामयाब कर दो। शफीकुर रहमान वक्त को कामयाब करो, जिया को कामयाब करो, जियाउर रहमान को कामयाब कर दो मेरे भाई। यह आपका बेटा है, यह आपका भाई है, यह आपका दोस्त है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जिस मर्द मुजाहिद का खून इसकी रगों में दौड़ रहा है वो आपको मायूस नहीं करेगा। ये नौजवान जिसने सियासत एक मर्द मुजाहिद के पैरों के पास बैठ कर सीखी, वो जरूर जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो इसकी जबान पर हिकमत और मसलहत के नाम पर बुज़दिली के अल्फाज नहीं आएंगे। वो बेबाक तरीके से आपके मसाइल की तर्जुमानी करेगा। शफीकुर रहमान की जिंदगी में उनको कुछ देना चाह रहे तो उस बच्चे को कामयाब करो। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब करेंगे नहीं करेंगे? हाथ उठाकर बोलिए आप कामयाब करेंगे नहीं करेंगे? यदि आपने वादा किया, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको उस वादे पर कायम रखे। और हमारे मंत्री जी बहुत लोग ने सुना, मंत्री जी मैं शहद का पुट्ठा नहीं हूं, मैं शेर का बच्चा हूं, याद रखो। शहद की मक्खी उड़ के थोड़ा डस के चले जाती, मैं वैसा नहीं हूं जिसका पीछा करता उसका पीछा नहीं छोड़ता है। मंत्री जी के लोग बोल रहे बैठो, देखो चाचा उठ गए, बैठिए। हाँ देखो पुलिस वाले बोले बैठो, उनको पसंद आ रही मेरी बात, बैठो। मगर आज बैठना है, इसके बाद कभी नहीं बैठना है। जो बैठे हैं 25 साल से उतार कर बैठो लगे, बहुत बैठे 25 साल से, बहुत बैठे 25 साल से, और आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मामला आया मंत्री जी, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर संबल में नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर अखिलेश के दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं। आपके मुंह में तो जबान ही नहीं है। आपकी जबान कहाँ खुलती? आपकी जबान जहां मलाई दिखती वहां खुलती आपकी जबान। जहां घी नजर आया आपकी जबान खुल जाती, जहां मक्खन नजर आया जबान खुल जाती, जहां पर राशन की दुकान नजर आई जबान खुल जाती, जहां पर मंडी का सामान नजर आया तो बेटे की भी जबान खुल जाती, बाप की भी जबान खुल जाती। और अखिलेश बोलते हैं वाह अखिलेश वाह, क्या विकास है आपका कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपके दोस्त जहां पर है वहां पर बनाएंगे, संभल में नहीं बनाएंगे।
इंशाअल्लाह ताला जियाउर रहमान को कामयाब करिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इंशाअल्लाह ताला यही बनेगा इंशाअल्लाह। वहां एक कारण गरीब बच्चे और बच्चियों को सर्टिफिकेट निकालना है। हमारी बच्चियां जाती हैं, गरीब बच्चियां जाती हर मजहब की, तो कोई उनको कहता है कि देखो काली टीचरें जा पढ़िया जा, ताने मारे जाते हैं। मेरे भाई अब तो आप देख लो, मैंने खोल खोल कर तमाम चीजों को आपके सामने रख दिया हो। ये समाजवादी की सरकार नहीं है, ये समाजवाद नहीं है, ये परिवारवाद है। आज कांग्रेस से मिलकर हाथ मिलाकर ये दो आ रहे हैं, दोनों युवराज आ रहे हैं। क्या मिले भाई? अरे पीछे ना बनाना कांग्रेस में जरा ये तो बताओ, हाशिमपुरा कब हुआ था, अलीगढ़ कब हुआ था, मुरादाबाद कब हुआ था, मलियाना कब हुआ था? कितने दास्ताने बयान करूं जो तुम्हारे हुकूमत के दौरान में हुए। और आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाए। तो ये समाजवादी के लोग बोलते मजलिस के अगर 7-8 कामयाब हो गए तो क्या होगा? अरे याद रखो, तारीख इंसानियत गवाह है, तारीख इंसानियत गवाह है। वो मुबारक सरजमीन के रेखजारे तुमको पुकार पुकार करते, वो मुबारक सरजमीन के उजड़े खैमे तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं। उस मुबारक सरजमीन के उस पानी का किनारा तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा है, संभल की आवाम मेरे अल्फाज को समझो। वो मुबारक सरजमीन और उस मुबारक सरजमीन के उजड़े खैमे तुमको पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हक की कामयाबी के लिए तादाद काम नहीं करती, हक की कामयाबी के लिए इखलास जरूरी है, हक की कामयाबी के लिए सिर्फ अल्लाह की साथ पर तवक्कुल करना जरूरी है। और फिर ये बोलना कि 7-8 जीते तो क्या होगा? मंत्री जी, ये एक खड़ा हो तो रातों की नींद हराम हो गई ना। संभल से लेके लखनऊ तक नींद की गोली भी काम नहीं कर रही, क्योंकि हमारा गुस्सा, हमारे मसाइल, हमारे तमाम तकालीफ हम इनके मोहताज नहीं है मेरे भाई। इस मुल्क को हमने आजाद किया, ये मुल्क हमारा है मेरे भाई। हम इस मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है मेरे भाई। मेरी लड़ाई क्या है? मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका दिवाचा, जिसकी रूह जिसको हम कहते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का दिवाचा और प्रियम्बल क्या कहता है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इंसाफ की बात करता है हमारा दस्तूर। मैं चाहता हूं कि मुझसे इंसाफ मिले, मैं चाहता हूं कि अपने तहजीब को बचा सकूं, मैं चाहता हूं कि अपने नौजवानों को रोजगार मिले, मैं इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुट घुट कर जिंदगी अब नहीं गुजार सकता, मैं घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मैं बीजेपी आरएसएस के खौफ से कभी जिंदगी नहीं गुजारा, मैं इंशाअल्लाह ताला गुजारूंगा। मैं गयूर हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं उसके हबीब से उसका गुलाम हूं। अब ये डर और घुट घुट के जीना क्यों? हिंदुस्तान का संविधान तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा है, संभल के आवाम कि अपना हक लो, अपना हक लो। हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14, दफा 21, दफा 29, दफा 30, दफा 350 के संभल की आवाम से पुकार पुकार कर कह रही है कि सदुद्दीन अवैसी की बात पे यकीन मत करो, मगर संविधान का तो यकीन करो। हिंदुस्तान का आईन हमको कह रहा है कि अपना हक हासिल लो। मैं ये चाह रहा हूं कि हमारा हक हमको मिले। कल निकलने वाला सूरज हमारा हो, हम एक नई तारीख लिखना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, खुदा ना मैं किसी के मजहब के खिलाफ नहीं था, ना हूं ना कभी रहूंगा। मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान ताकतवर हो, और हिंदुस्तान ताकतवर कब होगा, हिंदुस्तान चीन से कब मुकाबला कर सकेगा, जब हिंदुस्तान की मजलूम आवाम से इंसाफ मिलेगा, हिंदुस्तान के गरीब आवाम को इंसाफ मिलेगा, हिंदुस्तान के हमारे खवातीन को बराबर इज्जत की निगाहों से देखा जाएगा, तभी जाकर हम चीन से मुकाबला कर पाएंगे। वरना ये तो सिर्फ नारे रहेंगे दिल को लुभाने के लिए। अब रहा सवाल हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम का। मैं बरसात बरसात में तो शायर नहीं हूं आपकी तरह, मगर मैंने व्हाट्सएप पर किसी ने मुझे मैसेज भिजाया, नहीं मालूम क्या सच्चाई है उसमें। उस मैसेज में लिखा हुआ था, वो कौन है जो अपने बाप की बात नहीं सुनता, वो कौन है जो अपने बाप की बात नहीं सुनता। तो बाजू लिखा हुआ था उसका नाम अखिलेश है। फिर किसी ने लिखा, वो कौन है जो किसी की बात नहीं सुनता, वो कौन है उसका नाम क्या है जो किसी की बात नहीं सुनता। तो बाजू लिखा हुआ था वो मोदी है। अब आप आज हिंदुस्तान की लोकसभा में हमारे वजीर आजम ने कहा कि कल भूकंप आ ही गया। मिस्टर मोदी, भूकंप तो आएगा 11 मार्च को इंशाअल्लाह ताला, जब उत्तर प्रदेश में तुमको ऐसा झटका लगेगा कि यहाँ पर तुम इख्तियार की कुर्सी के जो ख्वाब देख रहे हो, इंशाअल्लाह ताला वो चिकनाचूर हो जाएंगे। और मोदी साहब, एक भूकंप का छोटा झटका संभल में भी लगेगा आपको, ये हमारा है, ये झटका देगा आपको इंशाअल्लाह होगा। मेरे भाई मुत्तहिद रहिए, निफाक मत पैदा होने दीजिए। आज एक तारीखी मौका आपके हाथ आया है, इन लोगों की बातों में हरगिज मत जाइए कि 7-8 जीतेंगे तो क्या होगा। अरे 204 रहकर मुजफ्फरनगर को बचा नहीं सके, 210 रहकर मुजफ्फरनगर में अमन कायम नहीं कर सके, 210 जीतकर रिजर्वेशन नहीं दे सके, कुछ नहीं कर सके। मेरे भाई, आज आपके पास एक तारीखी मौका है। मैं संभल की आवाम के सामने गिड़गिड़ा कर फिर से कह रहा हूं कि अल्लाह जानता है मैं अपनी नफ्स के लिए यहां पर नहीं आया हूं, मैं अपनी शोहरत के लिए नहीं आया हूं। मेरे भाई, मैं अपने लिए नहीं आया हूं, खुदा की कसम मैं अपने लिए नहीं आया हूं। मुझे यह भी यकीन नहीं है कि मैं अख्तर इमाम या कोई यहां पर बैठा हुआ कल सुबह का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। मैं तो यही चाह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा रहे हमारे मसाइल कैसे हल होंगे, हमारे मसाइल नारों से हल नहीं होंगे, हमारी तकालीफ रोकर हल नहीं होगी, हमारे मसाइल बेवा की तरह फरियाद करने से हल नहीं होंगे। हमारे मसाइल जब होंगे संभल की रहियो गवाम, जब आप एक होकर खड़े हो जाएंगे, शीशा पिराई दीवार की तरह खड़े होकर मुत्तहिद होकर जब आप अपने नुमाइंदों को अवामी असेंबली में भिजाएंगे, तो आपकी आवाज होगी, आपकी तर्जुमानी होगी, आपके आंसुओं की कोई बात रखेगा, आपकी तकालीफ को कोई समझेगा। मेरे भाई, मैं आपको लीडर बनाने आया हूं, मैं इस बच्चे को एमएलए बनाने आया हूं। मैं क्या बनाऊंगा, अल्लाह बनाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह बनाएगा, अपने हबीब के सदक़े में बनाएगा इंशाअल्लाह। हमारे पास है भी क्या मेरे भाई, हमारे पास कुछ नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता कि परवरदिगार तेरे सिवा कुछ नहीं हमारे पास। आज हम इतने बेसुरो सामानी के आलम में आ चुके हैं कि आज हमारे पास तू है। अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार हमारे दिलों को एक कर दे, अल्लाह हमको मुत्तहिद कर दे, हम एक होकर अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने मसाइल के लिए, संबल की तरक्की के लिए,
संभल के नौजवानों के अरमानों को पूरा करने के लिए और शफीकुर रहमान बख्श की जिंदगी में उनको उनका इनाम देने के लिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों 15 तारीख को निकलो, सुबह फजर की नमाज के बाद निकलो, एक होकर निकलो, अपने अफराद खानदान को लेकर जाओ, पोलिंग बूथ को जाओ। भूखे अगर रहना पड़ा चंद घंटे के लिए तो मेरे भाई भूखे रहो, थोड़ी देर के लिए अगर प्यासे रहना पड़ा तो रहो, मगर अपने वोट का इस्तेमाल करो। हर घर में एक वोट का इस्तेमाल होना चाहिए, हर घर में पोलिंग होना चाहिए। और जब 15 तारीख का दिन आएगा तो 15 तारीख के दिन संभल के पोलिंग बूथों से वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अल्लाह अगर जमान देगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पुकार कर कहेगी कि आज के दिन तो सिर्फ पतंग पतंग और बर कर रहा है। आओ मिलकर अपनी जमात को कामयाब करो। और अखिलेश यादव साहब, 13 को आ रहा हूं, जवाब दूंगा अगर मेरे सवालों का जवाब दिए, वरना जब तक जिंदगी बाकी रही मैं लड़ूंगा इन ताकतों से, अपने लिए नहीं मजलूम आवाम के इंसाफ के लिए। दुआ करिए हमारे लिए कि अल्लाह हमारे अज़म और हमारे हौसलों को अल्लाह बुलंद रखे और हमको कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया। फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।